इंडियन एयरफोर्स अभी एडिशनल नेत्र एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए C-295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहता है। दुनिया भर के 188 देशों की तरफ से अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन करने का फैसला क्यों किया गया है। रशिया की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन की तरफ से अभी किस वजह से रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि इसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। और चाइना की J-11 एयरक्राफ्ट में अभी एक नई मिसाइल को देखा गया है, जो कि शायद एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होने का संदेह किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी एवेक्स फ्लीट को एक्सटेंड करना चाहती है और नए एवेक्स को शामिल करना चाहती है। अगले साल की शुरुआत में ही एडिशनल फाल्कन वेक्स की डील होने वाली थी। साथ ही इसी दौरान भारत की तरफ से और ज्यादा मात्रा में नेत्र वेक्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन DRDO अभी आगे चल के जो नेत्र वेक्स को बनाने वाली थी उसमें एम्ब्रेर की ERJ-145 एयरक्राफ्ट के बदले C-295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। यानी कि DRDO के द्वारा डेवलप किए गए AESA रडार को ERJ-145 XR के बदले C-295 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, पर अभी इंडियन एयरफोर्स इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि उनको जो नेत्र वेक्स चाहिए वो वर्तमान की ERJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस करके होना चाहिए। अब एम्ब्रेर को हो सकता है आगे चल के HAL खरीदने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो एयरक्राफ्ट हमें अभी के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं, और साथ ही इनकी मेंटेनेंस को लेकर हमको फ्यूचर में कोई भी इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि एम्ब्रेर की ERJ-145 की परफॉर्मेंस से इंडियन एयरफोर्स काफ़ी खुश है। और अभी इसकी नए वेरिएंट की बात करें तो इसका रेंज भी अभी 2000 नॉटिकल मील तक इंक्रीज हो चुका है, जो कि अभी के नेत्र वेक्स के मुकाबले लगभग 450 नॉटिकल मील ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये कि अगर ERJ-145 इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है तो DRDO किस वजह से अभी C-295 का इस्तेमाल करना चाहती है। इसके पीछे एक मेजर कारण ये कि टर्बोप्रॉप डिज़ाइन होने की वजह से इसको ऑपरेट करना हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल होने वाला है, लेकिन वहीं पर ये कभी भी परफॉर्मेंस के लिहाज से टर्बोफैन इंजन के एयरक्राफ्ट के साथ मैच नहीं कर सकता है। और इसका स्पीड या सर्विस सीलिंग वगैरह किसी भी टर्बोफैन एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम रहने वाला है, और ऊपर से इसकी रडार की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है। अभी कम से कम 15 नेत्र वेक्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, और साथ ही DRDO अभी फाल्कन वेक्स की तरह एक रोटेटिंग 360 डिग्री वाली AESA रडार को भी डेवलप कर रही है, जिसको आगे चल के A330 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। अब सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा, कुछ महीने पहले जब पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसके बाद PIA को लेके काफ़ी सारी बातें सामने आने लगी थी। इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो पायलट मौजूद थे उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था, और जो लोग प्लेन उड़ा रहे थे उन्होंने गलत तरीके से लाइसेंस को हासिल किया था। ये बात भी पाकिस्तान के फेडरल एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवार खान की तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान में अभी जितने भी पायलट मौजूद है उनमें से 262 पायलट के पास अभी फेक लाइसेंस है, और उनमें से 141 पायलट्स ऐसे थे जो कि अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए उड़ान भर रहे हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान को सेफ्टी इशू को लेके एक वार्निंग दिया गया था, पर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। हालांकि अभी PIA को UK और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज में उड़ान भरने की इजाजत नहीं दिया जाता है, और ये सब सेफ्टी इशू को लेके किया गया था। पर अभी ICAO की तरफ से 3 नवंबर को इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक पायलट ट्रेनिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में नहीं किया जा रहा है, और अभी भी पाकिस्तान के जो पायलट्स है वो बाकी देशों के पायलट्स के मुकाबले स्किल के लिहाज से काफी पीछे है, और ऊपर से उनको लाइसेंस भी दिया जा रहा है, जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से अभी ICAO की तरफ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लगभग 188 देशों में उड़ान भरने के लिए बैन किया जाने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अगला अपडेट भारत की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से आर्क्ट ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया गया था, जिसमें लगभग सभी ईस्ट एशियन कंट्री के साथ भारत बेहतर संबंध को बनाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान भारत की तरफ से अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश की आर्मी को 20 फुली ट्रेन्ड मिलिट्री स्टैंडर्ड के घोड़े और 10 माइन डिटेक्शन करने वाले डॉग्स को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है जहाँ पर भारत की तरफ से बांग्लादेश की आर्मी को ऐसे ट्रेंड कुत्ते या घोड़े वगैरह गिफ्ट किया गया है।
इससे पहले भी भारत की तरफ से बांग्लादेश को ट्रेन K9 स्क्वाड को डिलीवर किया गया था और बांग्लादेश की आर्मी पर्सनल्स को भी K9 स्क्वाड को या फिर घोड़ों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। और एक तरीके से इससे भारत को भी मदद मिलती है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकने के लिए इसमें बांग्लादेश की आर्मी को जितना मदद मिलता है उसमें इनडायरेक्टली भारत को भी मदद मिल जाता है। अब इन ट्रेन घोड़े या फिर K9 स्क्वाड को भारत की ब्रह्मास्त्र कॉर्प के चीफ मेजर जनरल नरिंदर सिंह जी के द्वारा अपने बांग्लादेशी काउंटरपार्ट मेजर जनरल मोहम्मद हुमायूं कबीर को हैंडओवर किया गया था और इस दौरान बांग्लादेश के लिए अपॉइंट किए गए हमारे हाई कमिश्नर भी वहां पे मौजूद थे। अब इंडियन आर्मी की K9 स्क्वाड की बात करें तो इनको दुनिया भर की सबसे बेहतरीन K9 स्क्वाड में गिना जाता है और अभी भारत की K9 स्क्वाड का माइन डिटेक्शन या एक्सप्लोसिव डिटेक्शन में कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में बांग्लादेश को भी भारत की तरफ से इसमें मदद करने की कोशिश की जा रही है और अभी तो भारत की तरफ से अपने देसी कुत्तों को भी K9 स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनके रेजिस्टेंस और एंडोरेंस विदेशी कुत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा है और ये ट्रेनिंग को भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको पूरी तरीके से ट्रेन करके ऑपरेशनल रोड में डिप्लॉय करने में थोड़ा वक्त जरूर लगने वाला है। ठीक इसी तरीके से ही भारत की तरफ से भी फिलीपीन के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और भारत की तरफ से भी फिलीपींस को कोस्टल सर्वेलेंस रडार को सप्लाई करने का ऑफर दिया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ही भारत और चाइना के बीच हुई बॉर्डर मीटिंग के बाद ऐसा लगने लगा है कि चाइना अभी डी-एस्केलेशन करने के लिए राजी होने लगा है और चाइना अपने तरफ से पीछे हटने वाला है और ऐसा अभी संकेत दे रहा है। 6 नवंबर को ही भारत और चाइना के कॉप कमांडर लेवल में 8वीं राउंड की मीटिंग को बुलाया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से अपनी मैन और मशीन को पीछे लेने के लिए कहा गया था, लेकिन बदले में वो चाहते थे कि भारत भी पीछे जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और चाइना चाहता है कि भारत आगे से फिंगर आर्ट तक नहीं जाए और पांगोंग की साउथ बैंक में भारत अभी जो भी स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा करके बैठा हुआ है उससे भी पीछे हट जाए। पर इस बात को लेकर भारत की तरफ से सहमति जताई नहीं गई है और इस मीटिंग के दौरान जो भी फाइनल स्टेटमेंट को निकाला गया था उसको अभी हमारी साउथ ब्लॉक में भेजा गया है। हालांकि अभी दोनों ही तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आर्टिलरी गन या फिर टैंक जैसे इक्विपमेंट को डिप्लॉय करके रखा गया है, लेकिन इनका जो फेस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है। ऐसे में चाइना की तरफ से भी अचानक से डी-एस्केलेशन प्रोसेस पर जोर देने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसको विंटर को बताया जा रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर अभी चाइना के सोल्जर बीमार पड़ने लगे हैं, क्योंकि नॉर्मली चाइना के सोल्जर्स को लद्दाख की विंटर का अनुभव नहीं होता है और वैसे भी हर 2 साल में चाइना की आर्मी में लगभग 4 से 4.5 लाख के आसपास नए जवान शामिल होते हैं, जिनको ऐसे सिचुएशन का सामना करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। फिलहाल अभी जैसे ही लद्दाख का टेम्परेचर नीचे गिरने लगा है, चाइना पीछे जाने के लिए मजबूर होने लगा है, पर अभी वो इसको सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते और बदले में भी भारत को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अभी भी अपने जिद में अड़ा हुआ है और जल्दी ही एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने का फैसला किया गया और उम्मीद किया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान डी-एस्केलेशन प्रोसेस को सही मायने में शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेके है। अब सभी जानते हैं कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है और फिलहाल इसको बेचने की कोशिश किया जा रहा है ताकि बैंक से लिए गए लोन को चुकाया जा सके, पर फिर भी इसको कोई भी सीधे तौर पर खरीदने के लिए राजी नहीं है। पर अभी रशिया की स्टेट ओन्ड शिपबिल्डिंग कंपनी यानी कि यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इसके पीछे कुछ मेजर कारण भी है। सबसे पहले तो रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग अभी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है और इसी वजह से इसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। पर यहाँ पर रशिया की यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से इसको खरीदने के बाद इसी के जरिए प्रोजेक्ट 75I के अंदर पार्टिसिपेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए वो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से दोनों ही कंपनी के लीडर्स के बीच या फिर हायर ऑफिसर के बीच आमने सामने की बातचीत नहीं हो पा रही है। पर अगर यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से इसको खरीद लिया जाता है तो वो भारत की प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले 6 के 6 सबमरीन को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर भारत में ही बना सकते हैं। अब आगे चल के इसको ऑफिशियली वो इंडियन कंपनी के तौर पर रजिस्टर करने वाले हैं, जिससे होगा क्या कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर ये पूरा हो जाएगा, लेकिन असल मायने में ये कंपनी रशियन कंपनी होगी, क्योंकि इसके मैक्सिमम शेयर जो रहेगी वो रशिया के पास रहने वाली है। साथ ही प्रोजेक्ट 75I के अलावा रशिया अभी इंडियन नेवी के लिए 4 क्रिबाक क्लास की फ्रिगेट को भी बनाने वाली है, जिसमें से 2 रशिया में बनने वाले थे और 2 भारत में बनने वाले थे। और अगर वो रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग को एक्वायर कर लेते हैं तो उसको भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी मेक इन इंडिया के अंदर हो सकता है।
अब पीपावाव शिपयार्ड को रशिया के अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड भी हासिल करना चाहता है क्योंकि उसको भी लगभग सेम फायदे होने वाले हैं। पर रशिया यहाँ पर अपनी लॉन्ग टर्म की गोल को हासिल करने के लिए इसको खरीदना चाहता है, जिससे आगे भी अगर कोई भी इंडियन नेवी की शिप को बनाने के लिए उनको ऑर्डर प्लेस किया जाता है या फिर ऑर्डर मिलता है तो उसको भी यहाँ पे वो बना सकते हैं और इससे रशिया को आगे चल के लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो सकता है। अगला अपडेट चाइना की नई एंटी रेडिएशन मिसाइल को लेके है। अब सभी को याद होगा कुछ दिन पहले भारत की तरफ से अपनी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को टेस्ट किया गया था और चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच इसकी टेस्ट करने का कहीं ना कहीं ये संकेत भी था कि भारत इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी चाइना की तरफ से भी कुछ सेम तरीके का रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है और अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कुछ इमेजेस में चाइना की J-11 एयरक्राफ्ट को एक नई मिसाइल के साथ देखा गया है। ट्विटर में पोस्ट किए गए कुछ इमेजेस को देखने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये कि ये कोई BBR या फिर क्लोज रेंज की मिसाइल नहीं है, बल्कि ये चाइना की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। द ड्राइव की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जो मिसाइल अभी J-11 की विंग सेक्शन में देखा गया है ये कोई ऑपरेशनल यूनिट है या फिर इवोल्यूशन यूनिट है। साथ ही द ड्राइव का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो मिसाइल है ये अभी PL-15 मिसाइल से डिराइव करके बनाया गया है, जिसमें चाइना एयर टू रडार के बदले इसमें एक पैसिव सीकर को रिप्लेस कर दिया होगा, जिसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकेगा। और हालांकि इसको अभी J-11 में देखा गया है, लेकिन आगे चल के चाइना इसको J-20 के साथ इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि अगर किसी भी एयर डिफेंस ऑपरेशन मिशन में इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है तो चाइना की J-20 उस स्ट्राइक के लिए सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि J-11 का RCS काफी ज्यादा है, जिस वजह से इनको काफी दूरी से दुश्मन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इस मिसाइल की रेंज कितनी होने वाली या फिर ये कितनी स्पीड में ट्रैवल कर सकता है इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर डाटा नहीं मिल पाया, लेकिन अगर इसको PL-15 मिसाइल से इंस्पायर होकर बनाया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी रेंज कम से कम 200 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।